हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बाल जीवन या बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये सीटेट और यूपी टेट का बहुत महत्वपूर्ण, आप किसी भी टेट का अगर एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें 30 प्रश्न आते हैं और 30 प्रश्न के उत्तर देने आसान नहीं होते हैं, क्योंकि बाल मनोविज्ञान ऐसा है कि आपके मनोविज्ञान या मानसिक शक्ति का परीक्षण करता है और आप किस तरह से पढ़ाई किए हैं और कौन सा आंसर सही दे सकते हैं, सटीक दे सकते हैं, इसके बारे में सीटेट जानकारी लेता है। और देखिए, यूपी टेट और ये जो और अन्य टेट हैं, ये सब डायरेक्ट प्रश्न करते हैं, मगर सीटेट आपको उलझाता है। तो दोस्तों, मैं आपको जो है लाइन बाय लाइन हर चीज़ पढ़ाऊँगा, उसके बारे में समझाऊँगा। अगर दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जो है विवरण दें कि आपको कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, मैं आपको विषय सूची बता दूं कि बाल मनोविज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना रहता है, क्योंकि आपको बहुत से यूट्यूब चैनल पे अच्छे खासे टीचर हैं और उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, वो लोग नहीं बताते। दोस्तों, मैं पहले ही बताता हूँ आपको, ठीक है। पहला अध्याय जो है आपका, देखिए, बाल जीवन का महत्व और बाल मनोविज्ञान की परिभाषा, विषय विस्तार, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन और अध्ययन विधियाँ और उपयोगिता। देखिए, पहले अध्याय में हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। दूसरा अध्याय है आनुवंशिकता और वातावरण, ठीक है। इसके बारे में जो भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आता है तीसरा अध्याय, नवजात शिशु तथा उसका ज्ञानात्मक और क्रियात्मक विकास, ठीक है। इसके बारे में आपको हम बताएंगे। चौथा अध्याय भाषा विकास। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि हर बाल मनोविज्ञान का जो पुस्तक होता है उसको आप जब खोल के देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर रहता है, मगर आप ये जान लीजिएगा, सटीक जो भी मैं बताऊंगा सटीक बताऊंगा, कई परीक्षणों के बाद बताऊंगा, ठीक है। चलिए, चौथा अध्याय आपने भाषा विकास, पांचवा अध्याय संज्ञानात्मक विकास, छठा अध्याय सामाजिक विकास, सातवां अध्याय बुद्धि विकास, आठवां अध्याय जो है शिक्षण और उसका विकास, और नवा अध्याय है कल्पना विकास, 10वां अध्याय खेल और उसका विकास, 11वां चिंतन विकास, 12वां चारित्रिक तथा धार्मिक विकास, ठीक है, जिसको हम नैतिक भी कहते हैं। और देखिए, धार्मिक विकास। और 13वां अध्याय है व्यक्ति और उसका विकास, 14वां अध्याय बाल असंतुलन, 15वां बाल अपराध, 16वां बालकों का पालन पोषण। दोस्तों, आप जो है इसमें सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ जो है प्रश्नों को भी कराऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, आप शुरू करते हैं दोस्तों पहले अध्याय को, जिस विषय पर इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में जाना है, बाल जीवन का महत्व क्या है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही विद्वानों ने बाल विकास मतलब बाल काल के महत्व को स्वीकार किया। जब हम विभिन्न महापुरुषों के जीवन वृत्तांत का अध्ययन करते हैं तो हमें उपयुक्त कथन की सत्यता मिलती है। विश्वविख्यात यूनान निवासी अफलातून, जिसको हम ने बाल जीवन उसके स्वरूप के संबंध में काफ़ी प्रकाश डाला है। भारतीय ऋषि मुनियों का क्या पूछना, उन लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य इस दिशा में किया है, वह संस्कृत के विद्वानों से छिपा हुआ नहीं। भले ही पाश्चात्य संस्कृति में से प्रभावित विद्वान हमें ऋषि मुनियों की देन व अवैज्ञानिक घोषित कर उनके महत्व को स्वीकार न करे अथवा उनकी खोजों की अवहेलना करे, किंतु हम उनसे सहमत नहीं हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आधुनिक युग में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयासों के प्रसाद के से साधारण जनता को भी इसके महत्व को प्रदर्शित करते हुए यह प्रमाणित कर दिया है कि हमारे जीवन की सफलता अथवा असफलता बाल
जीवन के निर्माण प्रकार पर ही निर्भर करती है। वस्तुतः यह ऐसा काल है जिसे हम शिक्षण का लर्निंग पीरियड कहते हैं, जो अतियुक्त नहीं रहे होगी, क्योंकि यही हमारे जीवन वृत्ति की नींव है। हम भाषा, कौशल, आदत आदि किसी विधि में सीखते हैं, ठीक है। विश्व ज्ञान का अविभार्य इस समय अभिभूत होकर हमारी प्रौढ़ा में पूर्णतः विकसित होता है। हमारे व्यवहार संगत, जिसको हम बिहेवियर पैटर्न बोलते हैं, वो क्या होता है, व्यवहार संगत की नींव बाल जीवन में ही पड़ती है, जिसके प्रभाव से हम जीवन पर्यंत प्रभावित होते हैं। हमारे व्यक्तित्व निर्माण का श्रेय हमारे बचपन को ही प्रसिद्ध विद्वान फ्रायड के जीवन के विभिन्न सामान्य, नॉर्मल और असामान्य एबनॉर्मल व्यवहारों के कारण रहस्य बचपन की अनुभूतियों को ही व्यक्त किया है। वाटसन में भी बच्चों को मनोकूल बना सकते हैं, ठीक है, कहकर इसी की महत्ता घोषित की है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम बचपन में जो कुछ सीखते हैं उसी के अनुकूल हमारी जीवन शैली, स्टाइल ऑफ लाइफ निर्धारित होती है, ठीक। थोड़े शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि जैसा हम अपने बचपन में बन जाते हैं वही जीवन भर बने रहते हैं। अतः इसके महत्व का जितना भी वर्णन किया जाए वह थोड़ा ही होता है, ठीक दोस्तों। चलिए हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, बाल मनोविज्ञान की परिभाषा। देखिए दोस्तों, बाल मनोविज्ञान की परिभाषा तो आपको याद होना ही होना चाहिए। हम ऊपर थोड़े शब्दों में बचपन के महत्व का उल्लेख कर चुके हैं, ठीक। इसलिए इस स्थान पर बाल मनोविज्ञान की परिभाषा पर प्रकाश डालना आवश्यक है। किंतु परिभाषा देने से पहले हम इतना कह देना जरूरी समझते हैं कि मनोविज्ञान अन्य शाखाओं की तरह यह भी एक शाखा ब्रांच है, जिसका एकमात्र संबंध बाल जीवन के विभिन्न पहलुओं से है। इसलिए हम यही कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह समर्थक या विधायक, ठीक है, जिसको हम पॉजिटिव विज्ञान कहते हैं, और बचपन जो है बच्चों के शारीरिक, फिजिकल और मानसिक, जिसमें मेंटल डेवलपमेंट के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन जन्म काल से परिपक्वता, जिसको हम मैच्योरिटी बोलते हैं। जैसे कि आप परिपक्वता के बारे में अगर आपको जानकारी ना हो तो मैच्योरिटी किसको बोलते हैं, इसके बारे में समझ में आ रहा हो तो मैं बता दूं, मैच्योरिटी उसे कहते हैं जब बच्चे का पूर्णतः विकास हो जाए, उसे हम मैच्योरिटी कहते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि जब हम कोई बीमा या कोई LIC वगैरह कराते हैं तो जब उसकी मैच्योरिटी या उसका जो है समय सीमा जो है समाप्त होता है तो हमें जो पैसे मिलते हैं वो मैच्योरिटी कहलाता है। उसी प्रकार से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका जो विकास का समय सीमा जो होता है वो जब नज़दीक आ जाता है या उससे पार हो जाता है, वो और विकसित होने लगते हैं तो मैच्योर और मैच्योरिटी के जो है मैच्योरिटी के रूप में हो जाते हैं, ठीक। उसको मैच्योरिटी बोला जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इस बात की खोज करता है कि जन्म के समय बच्चों में कौन कौन सी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियाँ, कैपेसिटीज़ मौजूद रहती हैं और उनका विकास क्यों कर होता है, और समुचित विकास के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं। इसे और भी स्पष्ट करने के लिए कहा जा सकता है कि यह बाल जीवन का अध्ययन विकासात्मक डेवलपमेंट दृष्टिकोण से करता है। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने इसे विकासात्मक मनोविज्ञान कहा है और उनका ऐसा कहना सर्वथा उचित भी है, क्योंकि इसमें बच्चे के विकास का ही अध्ययन किया जाता है। अब हम यह देखें कि हमारे ऊपर की परिभाषा उपयुक्त है अथवा नहीं। इसकी उपयुक्तता का ज्ञान हमें स्पष्ट हो जाएगा यदि हम इससे प्रयुक्त विभिन्न पहलुओं की सार्थकता का विवेचना कर लें। जैसा कि हम जानते हैं, बाल मनोविज्ञान का जैसा
कि इस पद से स्पष्ट है कि अध्ययन विषय सब्जेक्ट मैटर बाल मन है। जिसे हम बालक के मन के बारे में जानकारी जो लेते हैं उसे ही बाल मनोविज्ञान कहते हैं, इसलिए इसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। समर्थक या विधायक विज्ञान, जो कि विवेचना करने से पहले व्यक्त कर देना जरूरी है कि विज्ञान दो तरह का होता है, जैसा हम आदर्श निर्धारक, ठीक है, नॉर्मेटिव, तथा विधायक विज्ञान कहते हैं। आदर्श निर्धारक विज्ञान अपने आलोच्य विषय का अध्ययन एक माध्यम अथवा आदर्श के आधार पर करता है जिसका समन्वय चाहिए से रहता है, ठीक, संबंध चाहिए से रहता है। इस कोटि के अंतर्गत सौंदर्य विज्ञान, आचार विज्ञान आदि है, किंतु विधायक या समर्थन विज्ञान के सामने अपने आलोच्य विषय का अध्ययन करने के लिए कोई माध्यम नहीं रहता है, इसलिए यह अपने अध्ययन विषय की वास्तविकता का ही वर्णन करता है। इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे वर्णनात्मक विज्ञान कहा है, और इसे दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि इसका संबंध जो उपस्थित रहता है उसी से रहता है, क्या होना चाहिए उससे नहीं। इन दोनों विज्ञान कोटियों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बाल मनोविज्ञान को हम समर्थक विज्ञान ही कहेंगे, क्योंकि यह बच्चों के मानसिक, मेंटल और शारीरिक विकास का अध्ययन उनकी वास्तविकता अवस्थाओं में करता है। अब शारीरिक और मानसिक विकास पदों की सार्थकता और उपयुक्त इतना ही कहकर व्यक्त की जा सकती है कि बाल मनोविज्ञान के लिए बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक के बिना दूसरे का अध्ययन अधूरा और असंतोषपूर्ण होगा। फिर यह अपने को उसके जन्म से लेकर उसकी परिपक्वता तक इसलिए सीमित रखता है कि बाल जीवन के अंत परिपक्वता के आने पर हो जाता है, और प्रायः सभी प्रकार की शक्तियों का पूर्ण विकास इसी अवधि में हो जाता है, ठीक। अतः यह जन्म से किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था तक के विभिन्न विकासों का अध्ययन करता है। उसके बाद का अध्ययन करना तो सामान्य मनोविज्ञान का काम है। विज्ञान पद की व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि यह एक विज्ञान है। कारण इसमें विज्ञान की सभी विशेषताएं हैं। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषा में विहृत सभी पदों को सार्थकता और प्रतिपन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि उपयुक्त परिभाषा पूर्णतः ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्मरणीय है कि आजकल विद्वानों की अन्वेषण अभिरुचि बच्चों में गर्भकाल से ही प्रारंभ होती है। अतएव इस तथ्य का जो है ध्यान में रखते हुए हमारा यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि बाल मनोविज्ञान वह सार्थक विज्ञान है जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का विभिन्न पहलुओं का अध्ययन गर्भकाल से परिपक्वता तक करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तो एकदम आपको ध्यान रखना है जो ये बोला जा रहा है कि यहाँ से ये तेव तक ध्यान में रखते हुए हमारा यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि मनोविज्ञान वह समर्थक विज्ञान है जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन गर्भकाल से परिपक्वता तक करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए विषय विस्तार जो कि स्कोप क्या है बाल मनोविज्ञान का। विषय विस्तार सामान्यतः बालमन कहा जा सकता है तथा इसी के अध्ययन के लिए यह बालकों की विभिन्न शक्तियों और प्रतिक्रियाओं, ठीक है, इसके बारे में जो है दोस्तों हम जो है
कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे आपको बाल मनोविज्ञान के बारे में बता रहा हूँ, आप ध्यान से इसको पढ़िए। और हाँ दोस्तों देखिए, इसको आप जो है नोट्स बनाइए, इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं ऐसे पढ़ के बताता हूँ क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है और मैं जो है इसी से बता सकता हूँ। दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए और अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। मगर दोस्तों सीटेट पास होना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।